बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दास्तान एक ऐसे पाक फौज के एसएसजी कमांडो की है जिसकी पूरी फैमिली जो कि तकरीबन 15 अफराद थे उनको गांव के चौधरी ने कत्ल करवा दिया था। ये दुश्मनी जो कि खेतों में मवेशियों के घुसने पर शुरू हुई थी, ऐसी लर्जा खेज कहानी है जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान परेशान रह जाएंगे। इस कहानी में कमांडो ने अपने दुश्मन का जो हाल किया था वो आपने पहले ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। ऐसी अजियतनाक मौत के रूह कांप उठे। इस सारी दास्तान में कमांडो के हाथों 50 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। एक एक कत्ल की तफसील और कैसे और किन हालात में कमांडो ने अपने हरीफों को मौत के घाट उतारा तफसील से बयान किए गए हैं। इस कहानी में फौजी ट्रेनिंग और उसके बाद सख्त तरीन कमांडो ट्रेनिंग का भी जिक्र किया गया है। इसी दास्तान में कमांडो गलती से सरहद पार करके इंडिया में भी दाखिल हो गया था। वो वहां से कैसे जान बचाकर निकला और वहां के जराइम पेशा अफराद को कैसे हलाक करता चला गया, वो भी इस कहानी का एक सनसनीखेज हिस्सा है। ये कहानी किस्तवार पेश की जा रही है। जैसे जैसे अक़सात गुजरती जाएंगी कहानी मजीद हंगामा खेज होती जाएगी। इस कहानी के रावी खुद कमांडो उमर जान गंडापुर हैं, जबकि इस किताब की तहरीर रियाज आकब कोल्लर की है, जबकि किताब का नाम भगोड़ा है जो कि सन 2011 में अल कुरैश पब्लिशर्स लाहौर ने शाया की थी। उमर जान गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके रहमान खेल का रहने वाला पाक फौज का एसएसजी कमांडो था। गंडापुर एक पश्तून कबीला है जो कि ज़्यादातर केपीके के अहम तजारती मरकज़ डेरा इस्माइल खान में आबाद है। उमर जान गंडापुर 5 बहन भाई थे जो कि हाकम जान, अहमद जान, मोहम्मद जान और फिर एक बहन थी। उमर जान के वालिद हाशिम जान अच्छे खासे ज़मींदार थे। उमर जान गंडापुर के बाकी तीनों भाई अपनी ज़मीनें ही काश्त करते थे। इसके अलावा और कोई ज़रिया आमदनी का नहीं था, लेकिन ज़मीनों से इतना कुछ मिल जाता था कि उनको नौकरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। उमर जान फ़कत अपनी ख़ानदानी रवायत की वजह से फ़ौज में भर्ती हुआ था, क्योंकि उनके ख़ानदान में पुरखों से ये दस्तूर चला आ रहा था कि ख़ानदान का एक ना एक बंदा ज़रूर फ़ौज में शामिल हो, और उसके घर में ये कुर्रा उमर जान के नाम निकला था। उमर जान के दादा के 2 बेटे थे, हाशिम जान जो कि उमर जान के वालिद थे और दूसरे फाजल जान जो कि उमर जान के चचा थे। उमर जान के चचा फाजल जान भी आर्मी से हवलदार रिटायर हुए थे। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 ही बेटियां। उमर जान के चचा फाजल के 2 बेटे अभी छोटे थे, जबकि 2 बेटियां जवान थीं, जिनमें से एक की शादी उमर जान और दूसरी की शादी उमर जान के भाई मोहम्मद जान से हुई थी। उमर जान की बहन की शादी मामूजाद असलम से हुई थी। इसी तरह उमर जान के भाइयों हाकम और अहमद दोनों की शादियां मामू की तरफ ही यानी असलम की बहनों से हुई थीं। उमर जान गंडापुर के तमाम बहन भाइयों की औलादें भी थीं और ख़ुद उमर जान एक चांद से बेटे का बाप भी था जिसका नाम अदनान था। उमर जान का एक गहरा दोस्त जो इस दास्तान में उमर जान के साथ था वो अमजद था। अमजद का आबाई गांव मानसरा से थोड़ा आगे था, लेकिन इसका वालिद तलाशे मुआश के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ कराची जा बसा था। इनका ख़ानदान अमजद के वालिदैन 3 बहनों और अमजद पर मुश्तमिल था। अमजद अपनी तीनों बहनों से बड़ा था। चौधरी अनवर गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार था। इसके 2 बेटे थे जबकि एक बेटी थी। एक का नाम अकबर खान और दूसरा आज़म खान था। इन दोनों से छोटी एक बेटी थी जो कि शहर में अपने मामू के पास रहते हुए MBBS कर रही थी। गांव के चौधरी अनवर खान के दोनों बेटे अकबर खान और आज़म खान गुस्से के तेज और झगड़ालू मशहूर थे और इनका असर व रसूख भी था। चौधरी अनवर खान एक दफ़ा नाज़म भी मुंतखब हो चुका था, पावरफुल भी था। चौधरी अनवर खान का असल इलाका गुजरात था। वहाँ से चौधरी अनवर खान के वालिद हिजरत करके यहाँ आन बसे थे, क्योंकि चौधरी अनवर खान का वालिद दूसरी जंग अजीम में लड़ते हुए हलाक हो गया था और अंग्रेज सरकार ने इसके इकलौते बेटे यानी अकबर खान के दादा को 1 मुरब्बा ज़मीन उमर जान गंडापुर के इलाके में अलाट कर दी थी।
इसके बाद अकबर खान के वालिद चौधरी अनवर खान ने बजाते खुद भी काफी जमीन खरीदी और गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। यहाँ से बकायदा उमर जान गंडापुर की जुबानी दास्तान का आगाज होता है। यार मुझसे तो ये नौकरी नहीं होने वाली, ट्रेनिंग की शुरुआत है और अभी से मेरे घुटनों के बाल बेरिंग जवाब दे गए हैं। सारे जिस्म में दर्द की लहरें यूं उठ रही हैं जैसे किसी ने डंडों से पिटाई की हो या फिर 104 डिग्री का बुखार हो। आराम के लिए ये नहीं छोड़ते, 24 घंटों में 4 घंटे भी तो नींद के लिए नहीं मिलते और खाने की सूरत हाल मुलाहजा हो। अमजद ने एक साबुत बैंगन उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराया। तूने कभी सुना है कि अंडे और बैंगन यकजा करके पकाए जाते हों और बैंगनों को काटा भी ना जाता हो? ये ट्रेनिंग है भाई, इसमें खाने की हालत भी यही होगी। मैंने अपने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। और हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए मुश्किल किस्म की मशकें भी कराई जाएंगी। आखिर हम फौजी बनने आए हैं, स्कूल मास्टर नहीं। मुल्क का दिफा करना है हमने। मुखातब तो तमीज़ से कर सकते हैं ना? तमीज़ ही से करते हैं और आर्डर देने के लिए आजिज़ाना लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। अगर एक इंस्ट्रक्टर यूँ हुक्म दे कि भाईजान प्लीज़ दौड़ कर जाओ और इस दीवार को हाथ लगाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पैदल भी चले जाएं। छोड़ो इस बहस को और खाना खाओ, टाइम कम है, अभी तक लिबास भी बदली करना है। जफर ने निवाला निगलते हुए हमें टोका। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। अमजद ने इसे झिड़का। भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो गया 15 मिनट रह गए हैं फालिन से। ये कहकर जफर अपने कमरे की तरफ चल दिया और हम भी इसके पीछे ही हो लिए। टाइम वाकई कम था, विसल किसी भी वक्त बज सकती थी। हमने वर्दी उतारकर जल्दी से खाकी निक्कर और सफ़ेद बुनियान पहनी। आजकल ट्रेनिंग सेंटरों में निक्कर बुनियान के बजाय ट्रैक सूट इस्तेमाल होने लगे हैं। अभी हम बूटों के तस्मे बांध रहे थे कि सीटी जोरदार आवाज में बजने लगी और हम सब दौड़कर ग्राउंड में पहुंचे। अगले 40 मिनट में हम कभी दौड़ते, कभी लॉन्ग अप तो कभी फ्रंट रोल करते नजर आए। 40 मिनट के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर सीटी बजी और हम एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए। मुख्तलिफ टीमें बनाई गईं और हर रिक्रूट यानी अंडर ट्रेनिंग सिपाही को इसकी पसंदीदा गेम खेलने के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग सेंटर में हर किस्म के ग्राउंड्स बल्कि जिम्नेजियम तक मौजूद था। ये पीरियड 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था और इसके इख्तिताम पर तमाम को इकट्ठा करके रात के लिए आर्डर सुनाए गए और फिर हम ग्रुपों की शक्ल में अपनी बैरक में वापस आ गए। रात को खाना खाने के बाद एक पीरियड सितारा शनासी के मुतल्लिक होता था कि किस तरह हम सितारों के जरिए अपनी सिमत सीधी रख सकते हैं। बकौल अमजद, ये साले खुद हरकत में रहते हैं, हमें क्या सिमत दिखाएंगे। सुबह को अजान से पहले उठते और कमरों की सफाई भी खुद ही करते कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। 7 बजे पहला पीरियड शुरू हो जाता जो कि पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग का होता और इसके बाद नक्शा बीनी यानी मैप रीडिंग शुरू हो जाती। 2 पीरियड इसके होते और इसके बाद संगीन लड़ाई जिससे अमजद को हद दर्जा चिढ़ थी। यार इतना एम्यूनेशन है कि कमरे भरे पड़े हैं, फिर भी हमें खाली राइफल से लड़ना सिखा रहे हैं। इनका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं कि हम भगोड़े हो जाएं। जिस दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई है तुम यही शोर मचा रहे हो कि नौकरी नहीं करनी, भाग जाऊंगा, दरख्वास्त दे दूंगा। अब चले भी जाओ ताकि हम तो आराम से नौकरी कर सकें। जफर ने अमजद को छेड़ा। यार मैं तो चला जाता, आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ ताकि आपको साथ लेकर जाऊं। 18 हफ्तों की ट्रेनिंग के इख्तिताम पर हमें मिडल ब्रेक यानी ट्रेनिंग के दरमियान 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। वापसी पर अमजद एक दिन लेट था। सजा के तौर पर रात की ट्रेनिंग के बाद वो एक्स्ट्रा ड्रिल किया करता। इस ड्रिल में इसके हमरा कुछ और लड़के भी थे जो इसी की तरह लेट आए थे। इस एक्स्ट्रा ड्रिल से 1 हफ्ते बाद इनकी खलासी हो सकी। मेरे बाप की तौबा, अगर आइंदा छुट्टी से लेट आया। एक्स्ट्रा ड्रिल से जान छूटने पर अमजद ने कानों को हाथ लगाए। तो टाइम से आओगे? राशिद ने हंसकर पूछा। नहीं भाई, वापस ही नहीं आऊंगा। तेरा ये झूठ हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, जफर ने चिढ़ते हुए कहा। और मेरा ख्याल है ट्रेनिंग के इख्तिताम तक सुनना पड़ेगा। तो मेरे झूठ से तुम्हें क्या तकलीफ है? सिर्फ मुझे नहीं, तमाम को तकलीफ होती है। तेरी इन्हीं बातों की बदौलत 3-4 लड़के भगोड़े हो गए हैं।
मेरी बातों की वजह से नहीं बल्कि इनके बर्ताव की वजह से भागे हैं। अमजद का वाज़ेह इशारा इन लोगों से चंद गज दूर बैठे हुए इंस्ट्रक्टर्स की जानिब था। बता दूं इनको, जफर ने मजाकन इंस्ट्रक्टर की तरफ रुख किया। फिर इससे पहले कि अमजद इसकी मिन्नत समाजत करता, जोर से सीटी बजी, जो वाज़ेह तौर पर ब्रेक के ख़त्म होने का ऐलान था। अगले 6 हफ्ते फायर की ट्रेनिंग थी। इसके बाद जंगी चालों के 6 हफ्ते और आखिर में 4 हफ्ते परेड की तैयारी के थे, जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब हम सेंटर से विदा होकर यूनिटों में जाने के लिए तैयार हो गए। खुशकिस्मती से मैं और अमजद एक ही यूनिट में पोस्ट हुए थे। जिस वक्त हम मूवमेंट आर्डर ले रहे थे, इस वक्त वहां पर मौजूद एक अफसर ने मुझे और अमजद को सेंटर की बॉक्सिंग टीम के लिए रोक लिया और इस तरह हम 6 माह बाद यूनिट जा सके। यूनिट में हमने बामुश्किल 2 माह ही गुजारे थे कि एक दिन हुक्म मिला, नए आने वाले तमाम के तमाम परेड ग्राउंड में जमा हो जाएं। वहां पे हमें दूसरी यूनिटों के यंग सोल्जर भी नजर आए। हम यूनिट की तरतीब के साथ खड़े हो गए। इसी असना में हमसे मुख्तलिफ वर्दी वाले 4 बंदे वहां पहुंच गए। ये किस फौज से ताल्लुक रखते हैं? मेरे लहजे में हैरत थी। इनका ताल्लुक SSG से है, अमजद ने जवाब दिया। SSG? हाँ, SSG मतलब स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, अमजद ने वजाहत की। उन्हें कमांडो भी कहते हैं। इनकी आमद का मकसद तुम्हें पता नहीं? अमजद ने हैरानगी से पूछा और फिर मेरा सर नफ़ी में हिलता देखकर मालूमात झाड़ने लगा। ये हर साल आते हैं और आर्मी की यूनिटों से कमांडो सर्विस के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने साथ ले जाते हैं। इनके यहाँ नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग पास करने वालों को ये अपने पास रख लेते हैं, नाकाम होने वाले वापस आ जाते हैं। अमजद की बात मुश्किल ख़त्म ही हुई थी कि कमांडोज का सीनियर अपना और कमांडो सर्विस का तारुफ कराने लगा। वो सूबेदार था। इसने कमांडो सर्विस के इतने ज़्यादा फ़वाइद और खसूसियात गिनवाई कि मैंने बेसाख्ता अमजद से कहा, अमजद क्या ख्याल है, अपना नाम लिखवा ना लें? सिर्फ नाम लिखवाने से ये सहूलतें मुयस्सर नहीं आने वाली हजरत, ट्रेनिंग भी करना पड़ेगी। ट्रेनिंग भी कर लेंगे, मैं मिस्र हुआ, तुम ज़रूर मरवाओगे। इसका लहजा रो देने वाला था। मगर जिस वक्त कमांडो सूबेदार ने ऐलान किया कि ख्वाहिशमंद अफराद आगे आ जाएं, तो आगे निकलने वालों में मैं और अमजद भी शामिल थे। तमाम के ज़रूरी क्वाइफ नोट किए गए। आप तमाम लोगों के नाम कमांडो ट्रेनिंग में शमूलियत के लेटर्स इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। अक्टूबर में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू होगी। ये कहकर कमांडोज अपनी जीप में बैठकर वहां से रुखसत हो गए और हम भी यूनिट वापस आ गए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमजद और मेरे नाम कमांडो ट्रेनिंग का लेटर आ गया और हम अपनी यूनिट, जो कि उस वक्त गुजरांवाला स्टेशन पर थी, से चराट नौशहरा आ गए। हमारा ट्रेनिंग कैंप जलजोई में लगाया गया था। जुमेरात को हम जलजोई कैंप पहुंचे और हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले मरहले में हमें 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया। शाम के 8 बजे हमारी रवानगी हुई और सुबह के 4:30 बज चुके थे जब हम वापस हुए। यार जानू, अगर ये शुरुआत है तो इसके बाद ये क्या करेंगे हमारे साथ? अमजद के मुंह में ये अल्फाज थे कि ट्रेनिंग ऑफिसर की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, तमाम लोग रेस्ट करें, नाश्ता करें और अगर सोना है तो बेशक सो जाएं। ठीक 4:45 बजे दोबारा फॉल इन होगी 4.5 मील टेस्ट के लिए। और अमजद का चेहरा, जो आराम की बात सुनकर 200 वाल्ट के बल्ब की तरह चमकने लगा था, बात के ख़त्म होते ही लोड शेडिंग की जद में आ गया। सारी रात चलने के बाद इतना ज़्यादा रेस्ट? वो मुंह बसोर कर बोला, सुना है तुमने, पूरे 15 मिनट का रेस्ट है, वो भी सिर्फ 8 घंटे मुसलसल चलने के बाद। वाह भाई, मैं तो चला वापस यूनिट। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने उसे झिड़का। अगरचा ट्रेनिंग मुश्किल है मगर बाद में सहूलियात भी तो ज़्यादा हैं। हम दोनों जराबें तब्दील करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से 4.5 मील का आगाज़ होना था, बल्कि ख़त्म होने की जगह भी यही थी कि हमने 2.25 मील जाकर वहां पर पहले से मौजूद इंस्ट्रक्टर से टोकन लेकर वापस इसी जगह पहुंचना था। कमांडो ट्रेनिंग के शुरू होते ही तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ियों में हरकत करना पड़ती है। इसको उर्फ़े आम में बडी सिस्टम कहा जाता है। साथी के चुनाव पर इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी।
اس لیے میں اور امجد بھی وہاں اکٹھے رہے۔ ساری رات کی بے آرامی اور تھکن کی وجہ سے گو یہ 4.5 میل کافی مشکل لگے، لیکن اتنے نہیں کہ ہمیں کمانڈو بننے سے متنفر کر سکتے۔ حالانکہ 300 بندوں نے دوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ میں چونکہ ہر شخص کی مرضی کا گہرا دخل تھا، اس لیے ان لوگوں کو ٹریننگ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ باقی کا دن آرام سے گزرا۔ اگلی صبح فزیکل ٹیسٹ تھا۔ آرمی کی نسبت ان کا ٹیسٹ کافی مشکل تھا، لیکن اتفاق سے ہم دونوں جسمانی لحاظ سے فٹ تھے، اس لیے ہمیں یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ آئے روز بڑھتی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ کی ابتدا میں سٹوڈنٹس کی تعداد 2500 تھی، جو ایک ماہ بعد 1200 رہ گئی۔ مزید کچھ ٹریننگ گزرنے کے بعد ہمیں پٹھو یعنی پیک بھی پہننا پڑ گیا، اور بھاگ دوڑ جو ہم بغیر پٹھو کے کرتے اب پٹھو پہن کر کرنی پڑتی۔ پھر 2 ہفتے کی چھٹی ملی جس میں میں اور امجد گھر ہو کر آئے۔ پھر منگلا ڈیم پر تیراکی کی ٹریننگ تھی۔ ٹریننگ کے باقی مراحل کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے جمپ لگانا تھا۔ اس کے بعد لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر پر مشتمل ہوتی ہے، ماں ساز و سامان کے کرنا پڑتی، اور پھر سب سے آخری مرحلہ سکیم کا تھا، جس میں 1 ہفتہ اپنے بندوبست پر ہمیں جنگل میں گزارنا تھا۔ جس دن ہم جمپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تو ہماری تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ ٹریننگ کی ابتدا میں ہم 2500 کے قریب تھے۔ بہرحال یہ مشکل ٹائم بھی بیت گیا، اور جتنا اس سے ڈرے ہوئے تھے اتنا ہی انجوائے کیا۔ ٹریننگ کے خاتمے پر ہمیں چھٹی ملی۔ واپسی پر ہم مکمل کمانڈو تھے، اور ہماری چھاتی پر کمانڈوز کی شناخت کمانڈوز ونگ لگ چکا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں نے 3 سال کمانڈو کی سروس میں گزار دیے۔ اس دوران ہم مختلف پیشہ ورانہ کورس کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔